नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक में आज के हर बड़ी खबर का, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ हम करना चाहेंगे। रेल भवन का एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद रेल भवन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। रेल भवन में एक और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। 2 दिनों के लिए रेल भवन को बंद कर दिया गया है। एहतियाती वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। अब सैनिटाइज किया जाएगा बिल्डिंग को, जिसके बाद ही उस बिल्डिंग को खोला जाएगा। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले हर एक सेक्टर को प्रभावित कर रहे हैं। हर विभाग के कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन सबके बीच रेल भवन से ये बड़ी खबर। इस बारे में जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए आज की सबसे बड़ी खबर। करीब 2 महीने के इंतजार के बाद आज से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। फ्लाइट की शुरुआत एकदम नए अंदाज में हुई। यात्री फेस मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट में बैठने तक कई कड़े नियमों का सभी को पालन करना पड़ा। दो महीने बाद आसमान में जब यात्री विमानों ने पहली उड़ान भरी तो हजारों लोगों ने राहत की सांस ली। वीरान पड़े देश भर के हवाई अड्डों पर रौनक लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे पहले सुबह पुणे के लिए पहली फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और इसके बाद तो देश भर के हवाई अड्डों से उड़ानों की झड़ी लग गई। देश के करीब करीब सभी महानगरों के हवाई अड्डे फिर से खोल दिए गए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई समेत लखनऊ, पटना, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, अमृतसर जैसे शहरों के एयरपोर्ट घरेलू उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग से गूंजने लगे। यात्रियों में कोरोना के खतरे के बीच नए कायदों के साथ ही सही, लेकिन हवाई सेवा बहाल होने की गजब की खुशी भी थी। एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फ्लाइट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन। पहले से काफ़ी बेटर था। सब कुछ वेल सैनिटाइज था। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे पैसेंजर्स के लिए वो काफ़ी क्लियर थे एंड ऑल वर वेरी गुड। यात्रियों के हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क और साथ में फेस शील्ड और हर जगह 2 गज की दूरी की तस्वीरें एयरपोर्ट पर दिखी। हर कोई एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रख रहा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई, फिर आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलती है। फिर यात्रियों के लगेज को सैनिटाइज किया जाता है। यात्री अपने हाथ भी सैनिटाइज करते हैं। यात्रियों को सिर्फ एक बैग ले जाने की इजाजत मिल रही है। भोपाल एयरपोर्ट के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे आमतौर पर इस तरीके की तस्वीर नहीं दिखती है, लेकिन क्योंकि आज से जो सेवा शुरू की गई है, कुछ प्रोसीजर्स है जिनका पालन करना हवाई यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है। अंदर आने के बाद यात्रियों को बोर्डिंग पास खुद ही लेना होता है। हालांकि एयरलाइंस के कर्मचारी उनकी मदद करते हैं, लेकिन उड़ान के दौरान फ्लाइट के अंदर का सफर कैसा होता है, हमारी संवाददाता ने ऐसी एक उड़ान में खुद यात्रा कर ये भी समझा। हम आपके लिए दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, एहतियात बरतनी है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि फ़्लाइट के भीतर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग फेस शील्ड्स लगा रहे हैं, फेस मास्क लगा रहे हैं। सफर खत्म होने के बाद यात्री जिस राज्य में पहुंचते हैं वहां के नियमों से सामना होता है। उधर एक उड़ान के बाद प्लेन के दोबारा इस्तेमाल होने से पहले उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। दिल्ली से मौसमी सिंह और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो एक तरफ जो यात्री सफर करने में कामयाब रहे वो बेहद खुश हैं, वहीं पहले ही दिन कई फ्लाइट भी रद्द हो गईं, जिसके चलते कुछ दूसरे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें निराश होकर एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। जहां एक और हजारों लोग हवाई सेवा के बहाल होने से खुश हैं, वहीं कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगी है। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर व्यवस्था की कमी का सामना करना पड़ा। कई यात्री बोर्डिंग पास के लिए भी हैरान हुए। एयरपोर्ट पर लंबी प्रक्रिया तो थकाऊ थी ही।
मुंबई एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों की भीड़ अपनी पारी का इंतजार करती रही। हैरत है, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे टूटते हुए दिखे कि कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। जी हाँ, लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन उनकी जो फ्लाइट्स है वो ऑन टाइम दिखा रही है। उन लोग ने जो है कस्टमर केयर पर पूछा, वहाँ पर उनकी फ्लाइट्स ऑन टाइम है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट आए हैं तब जाके उनको पता चला है कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। आप देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ इस तरफ लगी हुई है। ये जो यात्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी फ्लाइट के रद्द होने पर उठानी पड़ी। घरेलू हवाई सफर के पहले दिन कई मुसाफिरों के रंग में भंग पड़ गया। दिल्ली एयरपोर्ट में 380 उड़ानें टेक ऑफ और लैंड करने वाली थी, जिसमें से 82 विमानें कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई। त्रिपुरा और असम जाने वाली फ्लाइट भी रद्द। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना हुई तो यात्री मायूस हो गए। मैं जम्मू से आया हूँ। कल शाम तक का कोई SMS नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एयरपोर्ट पहुँचा हूँ सुबह 5 बजे जम्मू से। अब यहाँ आने के बाद में इन्होंने बता रहा है कि हमारा फ्लाइट कैंसिल है। आप कहाँ को जा रहे हैं? मैं वही बाकलीकोटी हम सेम जा रहे हैं। अच्छा, तो आज के जो टिकट है वो कैंसिल हो गया बोल के अभी यहाँ आके पता चल रहा है। फ्लाइट में बीच वाली सीटों पर यात्रियों को बिठाने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। 16 जून तक की बुकिंग खत्म होने के बाद बीच वाली सीट पर यात्री नहीं रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर सर्वोच्च अदालत ने DGCA और एयर इंडिया को भी लताड़ लगाई है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, जयपुर से शरद कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अलग अलग शहरों में उड़ानों के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो भावनाओं को भर देने वाली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 5 साल का कोई बच्चा प्लेन में अकेले सफर करे? लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट के दौर में यह भी हुआ है। पांच साल का विहान 3 महीने बाद मां से मिला तो मां बमुश्किल अपने आंसू रोक पाई। 2 महीने से ज्यादा वक्त से देश में चल रहे लॉकडाउन की लाखों हैरत अंगेज कहानियों में से एक कहानी ये भी। छोटी सी उम्र में विहान ने माँ बाप तक पहुंचने के लिए दिल्ली से बेंगलुरु तक का सफर अकेले किया। उसे विशेष छूट के तहत यात्रा की इजाजत दी गई थी। दिल्ली में फ्लाइट में सवार होने के बाद विहान यात्रियों और एयर होस्टेस के भरोसे ही बेंगलुरु तक पहुंचा। वैसे तो फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं था और एयर होस्टेस के अलावा सहयात्री भी बराबर उसका ध्यान रख रहे थे, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए प्लेन में अकेले सफर करना अपने आप में बेहद मुश्किल है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्लेन के उतरने के बाद स्टाफ ने उसे मां तक पहुंचाया। मां सुबह से ही एयरपोर्ट पर अपने बच्चे की पहली झलक पाने के लिए बेकरार खड़ी थी। दरअसल हुआ ये था कि करीब 3 महीने पहले विहान दिल्ली में अपने दादा दादी के पास गया था। जब वापसी की तैयारी थी उसी वक्त लॉकडाउन शुरू हो गया। He just traveled on because actually he went to his grandparents' home. He stuck over there in the lockdown. Then he came back today. बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक के साथ आज तक ब्यूरो। जब देश अपना हो तो 5 साल का विहान कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। मासूम की तस्वीरें आपने देखी। उधर महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार जितनी तेज है उससे कहीं ज्यादा तेज है केंद्र और राज्य के बीच रेल को लेकर मचा रण। महाराष्ट्र सरकार केंद्र और यूपी सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है तो महाराष्ट्र सरकार को पलटवार का सामना भी करना पड़ा है। इस कोरोना काल में भी राजनीति अपने शबाब पर है। जितनी तेज कोरोना संक्रमण की रफ्तार है उससे ज्यादा तेज है भारतीय राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ वार और पलटवार की रफ्तार। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार और यूपी की सरकार। मजदूरों को घर पहुंचाने के मसले पर सिलसिलेवार जुबानी जंग छिड़ी है। महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जरूरत से कम ट्रेन दे रही है। आपण रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात। उद्धव के बयान पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ताबड़तोड़ जवाब दिया।
कि हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया है, आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। ऐसे में आप 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेन को समय पर चला सकें। पहले की तरह ट्रेन को खाली न जाना पड़े। पीयूष गोयल के जवाब पर शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को श्रमिकों की लिस्ट सौंप दी है, लेकिन मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करता हूं कि मजदूरों को ले जा रही ट्रेन अपनी मंजिल पर ही पहुंचे, न कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन की तरह उड़ीसा पहुंच जाए। तिलमिलाई शिवसेना ने केंद्र सरकार और योगी सरकार के खिलाफ अपने मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से कर दी। शिवसेना के इस वार पर योगी आदित्यनाथ की ओर से भी पलटवार किया गया। एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। सीएम योगी ने महाराष्ट्र सरकार को सौतेली मां कहा तो शिवसेना एक बार फिर भड़क गई। ये योगी देखिए, इस प्रकार की भाषा हमने नहीं की है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें हम संत का दर्जा दिया है, वो महात्मा है, योगी जी ने की है। तो समझना आसान है कि ऐसे नाजुक हालात में जब सरकारों को कोरोना से मुकाबला करना चाहिए तो वह आपस में आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत कर रही है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो इस देश की सियासत न श्रमिक ट्रेन पर खत्म होगी और न ही मजदूरों पर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा आपने। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया। और इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, बॉर्डर सील करने से इस वक्त लंबा जाम लग गया है बॉर्डर पर। दफ्तरों से छुट्टी के बाद वाहनों की लंबी कतार दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर देखी जा रही है। गाजियाबाद के डीएम ने बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए, जिसके बाद ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबा जाम। इस वक्त जो यात्री अपने घरों को लौट रहे हैं दफ्तरों से छुट्टी के बाद, उन्हें लंबे जाम का सामना दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर करना पड़ रहा है। 31 मई तक का ये लॉकडाउन और इन सबके बीच दिल्ली गाजियाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो अपने आप में परेशानी का सबब उन यात्रियों के लिए जो इन गाड़ियों में सवार हैं। अभी जाम कितनी देर में खुलेगा, ये बड़ा सवाल है। उधर लॉकडाउन ने लाखों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। घर वापसी के लिए, ट्रेन के लिए, बस के लिए, यहां तक कि सूखी रोटी के लिए उन्हें मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। लेकिन अब इन्हीं मजदूरों के मुद्दे पर नेताओं ने सियासी अखाड़ा खोल दिया है। देखिए, प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देखकर कठोर से कठोर दिल पसीज जाता है। यूपी के लाखों कामगारों ने मुंबई और सूरत जैसे शहरों की तकदीर संवारी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उन्हें वहां से लाचारी में निकलना पड़ा। अब यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी राज्य को यूपी के मजदूरों का हाथ और साथ चाहिए तो यूपी सरकार की इजाजत लेनी होगी। कमीशन का गठन करके और व्यापक पैमाने पर रोजगार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई। अब अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। यूपी सरकार ने इसके लिए श्रमिक आयोग बनाने का भी ऐलान कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए यूपी सरकार ने 1321 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी है। बसें भी मजदूरों की वापसी के लिए लगाई गई हैं। अब तक करीब 23 लाख मजदूरों की वापसी यूपी में हो चुकी है। यूपी सरकार स्किल ट्रेनिंग देने के बाद इन मजदूरों को रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, गो आधारित उत्पाद, फूलों की खेती और फूलों से बनने वाले उत्पादों से जुड़े उद्योगों में रोजगार देने का प्लान बना रही है। हालांकि विपक्ष इसे ख्याली पुलाव बता रहा है। कहते कुछ हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, पर वो जमीन पे उतर नहीं रहा है।
योगी सरकार के इस प्लान से महाराष्ट्र के नेता तिलमिला गए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, आदित्यनाथ याद रखें कि मजदूरों को भी लौटने से पहले महाराष्ट्र की इजाजत लेनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार को प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए। मुंबई से कमलेश सुतार और नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो मजदूर नीति को लेकर सियासत लगातार जारी है, आपने देखा। और अब बात कोरोना के ताजा आंकड़ों की कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो बड़ी जानकारी आज सामने आई है उसके बारे में आपको जल्दी से बताते हैं, एक एक करके। सबसे पहले देश का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे राज्यों की स्थिति इस वक्त कोरोना के ताजा आंकड़ों के मामले में कैसी है। कोरोना के ताजा आंकड़े हर दिन लगातार तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देखिए, देश में कुल केस इस वक्त 1,38,845 तक जा पहुंचे हैं। 57,721 ठीक हुए हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा मौतें, 4,021 लोगों की जान चली गई है। ये पूरे देश भर का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। बात अब राज्यों के हिसाब से, सबसे पहले महाराष्ट्र की 50,251 कुल केस, और यहां पर ठीक होने वालों की भी तादाद काफी ज्यादा बड़ी है। 14,600 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,635 लोगों की जान गई है। गुजरात में 14,056 केस, 6,412 ठीक हुए हैं। 858 मौत का मामला गुजरात से सामने आया है। महाराष्ट्र गुजरात के बाद बात तमिलनाडु की, 16,277 कुल केस, 8,324 ठीक हुए हैं। 111 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद अगला राज्य आपके सामने रखते हैं, राजधानी दिल्ली हो, चाहे दिल्ली की बात कर लेते हैं। 13,418 कुल केस, 6,540 ठीक हुए हैं। 261 मौत का मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है। राजस्थान में 7,028 कुल केस, 3,848 लोग ठीक हुए हैं। 163 लोगों की जान गई है। ये राजस्थान का बड़ा आंकड़ा। मध्य प्रदेश 6,665 कुल केस हैं, 3,408 लोग ठीक हुए हैं। 290 लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश में। यूपी, उत्तर प्रदेश 6,268 कुल केस, 3,538 ठीक हुए हैं। 161 लोगों की जान गई है। तो ये कुल मिलाकर राज्यों के हिसाब से हमने आपको आंकड़े दिखाए। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब अगर किसी राज्य के लिए बना हुआ है तो वो है महाराष्ट्र, जहां पर 50,000 से ज्यादा मामले, और उसके बाद बारी आती है गुजरात की। उधर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अब इन सब के बीच कोरोना काल में देखिए एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल सोनीपत में क्रिकेट खेलने के दौरान उन पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने और मास्क नहीं लगाने का आरोप लगा है। वहां के एसडीएम ने इस मामले में मनोज तिवारी के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। जगदली मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे मेरी की अति पापा, ही हंस दे मेरी की अति पापा। लॉकडाउन में बोरियत दूर करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सोनीपत क्रिकेट खेलने पहुंचे। उनकी अगवानी में आयोजकों ने रेड कारपेट भी बिछा दिया। आओ भगत से गदगद मनोज तिवारी ने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में क्रिकेट खेला और लोगों का जमकर मनोरंजन किया। लेकिन इस दौरान सांसद महोदय ये भूल गए कि देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। क्रिकेट के मैदान में मनोज तिवारी बिना मास्क के मैच खेलते भी दिखे। हालांकि उन्हें इस गलती का जल्द ही एहसास हो गया। फिर क्या था, कैमरे पर उन्होंने न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया बल्कि कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने की भी अपील की। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सतर्कता, इससे हम बच रहे हैं, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे आप के लिए रिस्क ले रहे हैं, उनका हमें आभार करना है, उनका हमें थैंक्स करना है, उनका हमें मनोबल बढ़ाना है। मनोज तिवारी का ये भी कहना है कि कोरोना काल में नए नियमों का पालन करते हुए बिना दर्शकों के भी आउटडोर क्रिकेट खेला जा सकता है। हमने तो पूरा वहाँ जितने भी करीब 25-26 लोग टोटल थे, तो सब लोग वो थर्मोमीटर से सबका चेक करके और सबको हेल्थ चेकअप के बाद ही वहाँ पे आए थे लोग। मनोज तिवारी की बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऐसे में उनका संदेश दूर तक जाता है, लिहाजा उन्हें भी नियमों का ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि कोरोना से लड़ाई में एक चूक भी बड़ा नुकसान कर सकती है। सोनीपत से पवन राठी के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। उधर कोलकाता में बिजली पानी के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस को कई जगह लाठीचार्ज करना पड़ा है। लोगों का आरोप है कि 100 घंटे से शहर में बिजली पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि दावा है कि अब 95% इलाकों में बिजली पानी सप्लाई वहां ठीक कर दी गई है। तूफान की तबाही झेल चुका कोलकाता अब एक और मुसीबत से दो चार है। 100 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार बिजली पानी की सप्लाई बहाल नहीं कर पाई है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे वो बोला कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी दो। बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, कोई भी आया नहीं। यहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया इन्होंने, परसों लाठीचार्ज कर दिया इन्होंने। कोलकाता में तूफान ने हजारों पेड़ों को जमींदोज कर दिया था। कई इलाकों में बिजली के पोल भी टूट गए थे। हालांकि युद्ध स्तर पर एजेंसियां गिरे पेड़ों को हटाने और बिजली के पोल दोबारा खड़े करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन वक्त इतना ज्यादा लग रहा है कि अब लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है और जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फेलियर तो ही है, लेकिन 4-5 दिन हो गया, अभी पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली नहीं है, रास्ता खाली नहीं हुई है। तो इसलिए हमको लगा कि सरकार के द्वारा पूरा काम होना संभव नहीं है। समाज को भी काम करना चाहिए, इसलिए सामान्य हमारे कार्यकर्ताओं को कम से कम लेकर हम उतरे हैं। एक उदाहरण भी है कि सब लोग अपना थोड़ा हाथ लगाएं। बीजेपी को इसी बहाने ममता सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। दिलीप घोष ने साल्ट लेक इलाके में खुद पेड़ों की कटाई की और साथ में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वर्षों पुराने पेड़ चंद मिनटों में सड़कों पर गिर गए और अब कई घंटे लग चुके हैं इन्हें हटाने में। प्रशासन की ओर से दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये नजारा, जिसमें कहीं थाना टूटा है तो कहीं इमारत, कहीं घर टूटा है तो कहीं बाजार। समस्या ऐसी है जो खत्म होती नजर नहीं आ रही और लोगों का विरोध और गुस्सा फूटता चला जा रहा है। सवाल एक ही है कि आखिरकार बिजली और पानी तो कब दोगे? जितनी जल्दी दोगे उतनी जल्दी कम से कम हम कुछ राहत की सांस तो ले सकेंगे। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, आज तक। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में सरहद पर आज एक कबूतर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इस कबूतर के पैर में एक लोहे का छल्ला है और उस छल्ले में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि ये कबूतर आया कहां से और उसके पैर में पड़े छल्ले का राज क्या है। जितना रंग बिरंगा ये पक्षी है, उतना ही बदरंग है वो मुल्क जिसने इसे भारत की सीमा में भेजा है। मर गए वो सुल्तान जो कबूतरों का इस्तेमाल चिट्ठियों को ले आने ले जाने के लिए करते थे, लेकिन जिंदा है वो बदमिजाज मुल्क और उसके आतंकी आका जो कबूतर का इस्तेमाल जासूसी के लिए अब भी कर रहे हैं। ऐसी ही जासूसी का जिंदा सबूत है ये रंग बिरंगा कबूतर। ये कबूतर जम्मू कश्मीर में कठुआ के पास सरहद के करीब मिला है। गांव वालों ने इस रंग बिरंगे कबूतर को देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। बताया गया कि एक पक्षी आया है जिसके पांव में लोहे का छल्ला है। लोहे के छल्ले में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। वो पंछी एक कबूतर था, उसके पैर में एक रिंग सी चीज़ थी जिसको लोग छल्ला कहते हैं। उसमें कोई नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे और क्योंकि पहले भी पास में यदि कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ होती थी तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचा, उस कबूतर को पुलिस ने अपने इसमें क्या बोलते हैं कस्टडी में ले लिया है एंड जो उसका छल्ला था उसको स्टडी कर रहे हैं अभी कि वही वो है क्या। किसने भेजा कबूतर, क्यों भेजा गया कबूतर, कबूतर को क्यों पहनाया गया है लोहे का छल्ला और लोहे के छल्ले में लिखे हुए नंबरों का क्या है राज, ये वो सवाल हैं जिनकी पड़ताल में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। सुदर्शन भार्गव, कठुआ, आज तक।